हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग आज से क्लास 12th की केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर जियोमेजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसका नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसी प्रकार से नोट्स मैंने उसका बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देखें, और इस नोट्स को भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसमें आप लोग को कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक। तो ऐसे ही ठोस अवस्था यानी कि केमिस्ट्री का भी हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जैसे चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। तो इसलिए लगातार वीडियो से जुड़ जाइए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें। और फिजिक्स में भी आपका पहला चैप्टर जो नोट्स है, उसे भी अगर आपको पाना है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो भी नोट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का है, वो है ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक। तो भैया सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द्रव्य पदार्थ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ, ठीक। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, ठीक, वो क्या कहलाता है, आपका द्रव्य कहलाती है। द्रव्य यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ द्रव्य लिखना है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इसे सही कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से लिखना है, ठीक। ये चीज़ आप मिस्टेक यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो द्रव्य की अवस्थाओं की बात करें तो द्रव्य मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हालांकि देखा जाए तो 5 अवस्थाओं में होता है, लेकिन हम लोग ये चैप्टर में केवल 3 ही अवस्थाएं दी गई हैं, तो हमें 3 ही अवस्थाओं को पढ़ना है। जिसमें पहला आपका है ठोस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। दूसरा होता है द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, जैसे कि पानी देख सकते हैं आप। और तीसरा आपका होता है गैस, जिसे इंग्लिश में गैस ही कहते हैं, ठीक। तो हम लोग को तीनों पढ़ने हैं, लेकिन हम लोग का मेन जो है वो है ठोस, क्योंकि ठोस ही हम लोग का चैप्टर है। और ठोस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। ठोस का वर्गीकरण करेंगे, और ठोस के जो प्रकार होंगे उनके प्रकारों को भी अच्छे से समझेंगे। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक टॉपिक अच्छे से कराया जाएगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले ठोस अवस्था जो हम लोग का है, उसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग ठोस, द्रव्य और गैस में थोड़ा अंतर समझेंगे, जिससे हम लोग को पूरी तरीके से ठोस अवस्था और द्रव्य और गैस तीनों चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी, और अंतर से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा जिनके अंदर प्रबल अंतराणु बल उपस्थित हो, ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक। तो कोई भी वह पदार्थ हो जिसका क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक। उसे दबा करके उसका आकार या आयतन को बदला नहीं, जैसे पेन है आपके पास, तो इसका आकार भी और आयतन दोनों निश्चित है। ये जितना स्थान गिरेगी वो निश्चित है, और इसका जो आकार है वो भी निश्चित है। इसे अगर हम आप दबा करके इसका आकार बदल दें तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक। ये जो पेन है आपका, इसका आकार हम नहीं बदल सकते, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, प्रबल अंतराणुक बल होता है, यानी कि जो इनके अणु होते हैं बहुत ही पास पास लगे हुए होते हैं। इस प्रकार से बहुत ही चिपके हुए होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रबल अंतराणुक बल होता है, इसलिए इनके अणु जो है एकदम पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो फिर इनका जो क्या है, अवस्था ठोस अवस्था होगी। यानी कि जब पास पास होंगे तो बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो इन लोग को दूर कर पाना इतना आसान नहीं होता है, या फिर इनके आकार या आयतन को बदलना इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसे ही हम ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक। अब अंतराणुक बल की परिभाषा को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक। अणुओं के बीच मध्य लगने वाला बल, आकर्षण बल, ठीक। जो अणु होते हैं आपके, जिस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे अणु, परमाणु या आयन, जिसके बीच में जो, जैसे मान लीजिए इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग कहते हैं अंतराणुक बल, यानी कि अणुओं के मध्य लगने वाला बल, ठीक। तो जितना ही मजबूत होगा ये अंतराणुक बल, उतने ही ज़्यादा आपका पदार्थ जो होगा वो ठोस होगा, और जितना ही ये दूर दूर होंगे वो पदार्थ ठोस के स्थान पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। और जो मीडियम में होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग द्रव्य कहते हैं, ठीक। तो द्रव्य और ठोस और गैस, इस दोनों का अंतर समझ लेते हैं, ताकि हम लोग ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो ठोसों का क्या होता है, ठोसों का जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठोसों का क्या होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक। उनका आकार व आयतन बदलता नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो द्रव्य होते हैं उनका आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया, तो उसे आपने बोतल में रखा, तो उसका आकार बोतल का आकार का हो गया। अगर उसे आपने गिलास में रखा तो गिलास के आकार का हो गया, ठीक। तो उसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि उसका आकार बदलता रहता है। लेकिन जो आयतन होता है, यानी 1 लीटर है, और गिलास में डालेंगे तभी भी 1 लीटर रहेगा, बोतल में भरेंगे तभी भी 1 लीटर रहेगा। तो उसका आकार तो अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक। इसको चाहे आप बाहर कहीं भी छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, तुरंत ही फैल जाएगा। इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, वो है अंतराणुक बल की बात करें तो भैया जब ये बहुत ज़्यादा, जिसके अणु जो होते हैं बहुत पास पास जुड़े होते हैं, इसी की वजह से ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन द्रव्य में क्या होता है, इनके अंतराणुक बल जो होते हैं इनमें कम लगता है। ठोसों के बीच में अंतराणुक बल ठोसों के अपेक्षा द्रव्य में कम लगता है। इसी वजह से क्या होता है कि
ये फैल जाते हैं। अगर गिलास में रखेंगे तो आप इधर बिखर जाएंगे। लेकिन क्या होता यही चीज़ इसमें होती है द्रव्य में। और गैस में क्या होता है, इसमें तो अंतराणु बल होता ही नहीं, मतलब बहुत ही न्यूनतम होता है। अगर आप कहीं मान लीजिए डिब्बी में आप गैस भर लेकर आए, कमरे में अगर जैसे खोलेंगे, क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अंतराणु बल बहुत ही कम लगता है। ठीक, उसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट जो आपका है वो है ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। इसको विसरण भी कह सकते हैं कि ठोसों में क्या होता है, बहने का या विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, क्योंकि ठोस जो होते हैं वो बह नहीं सकते हैं। ठीक, उनके बहने का गुण उनके अंदर नहीं पाया जाता है। ठोस है तो ठोस बहेगा कहाँ, ऐसे ही रखा रहेगा। ठीक, और उसके अंदर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के अंदर क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी है, तो पानी का भी बहाव जैसे नदी में देख सकते हैं कि वो बहता रहता है, तो उसमें अंदर क्या होता है, क्या होता है कि उसके अंदर बहने का या विसरण का गुण पाया जाता है। और वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर भी क्या होता है, विसरण का यानी बहने का गुण पाया जाता है। उसका जो चौथा और लास्ट पॉइंट है आपका, ठोसों के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। और वहीं द्रव्य की बात करें तो द्रव्यों के गतिज ऊर्जा जो होती है ठोसों से अधिक होती है। ठीक, और वहीं गैस की बात करें तो गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो भैया यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ठोसों को, जो हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था, तो सबसे पहले हम लोग ठोस को समझ लिया, उसका फिर इसके अंतर को भी समझा, ताकि आप लोग को अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, अब हम समझ लेते हैं ठोसों को क्या होगा, कुछ लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, उसको समझ लेंगे। उसके बाद में फिर ठोसों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम लोग का जो ठोसों के कुछ सामान्य जो लक्षण हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया, मतलब कि पिछले पेज पे ही बताया। फिर क्या बताया मैंने, इनके अणुओं के मध्य जो होता है अंतराणुक बल होता है, जो बहुत ही मजबूती से उनके अणुओं को जोड़े हुए होता है। इसी वजह से ये ठोस होते हैं। और इनको क्या होता है कि इनके अंदर बहने का गुण नहीं पाया जाता है, जैसा कि आप अभी नीचे देखेंगे। प्रबल अंतराणुक बल के कारण ठोस असंपीडीय होते हैं, यानी कि इनको दबाया नहीं जा सकता। जैसे कि ये है, इसे आप दबा नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर जो प्रबल अंतराणुक बल जो है बहुत प्रबल है। ठीक, उसके बाद में क्या है, इनके विसरण का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। ये भी हम लोगों ने पिछले पॉइंट में ही क्लियर कर लिया था। तो ये सब चीज़ें अगर आपको कोई पूछता है तो आप बताने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, उसके बाद फिर ये गर्म करने पर बहुत कम फैलते हैं, क्योंकि इनको गर्म करने पर इनका जो होता है वो बहुत ही कम फैलते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें अभी क्लियर हो गई है। अब ठोसों का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, ठोसों का वर्गीकरण। अगर इस प्रकार का आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठोसों का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर हम लोग ठोसों को निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें जो घटक कण होते हैं एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं, मतलब कि कहने का अर्थ है कि एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में लगे हुए होते हैं। और जो है अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें जो होते हैं, क्या आपके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, इधर उधर भटके हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे, उसका चित्र के माध्यम से भी इसको समझेंगे। उसके बाद फिर अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा को देखेंगे, उसको भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है तथा यह दीर्घपरासीय होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप चीनी और नमक को देख सकते हैं। तो इनके अंदर जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, एक रेड पेन से बनाया, एक ब्लैक पेन से बनाया, फिर एक रेड, फिर एक ब्लैक, फिर एक रेड, फिर एक ब्लैक, फिर एक रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, मतलब कि एक के बाद एक आते रहते हैं। और इसी प्रकार से इनकी जो संरचना है दीर्घपरासी होती है, लगातार इसी प्रकार से इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो इसी प्रकार से होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए चीनी और नमक को देख सकते हैं, इनको अगर आप तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो भी क्या होते हैं, वो बड़े जो कण होता है, छोटा कण होता है, एक ही समान आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अक्रिस्टलीय ठोस की ओर। तो परिभाषा इसकी भी एकदम सेम है, बस थोड़ी सी चीज़ का डिफरेंट है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। ठीक, जो अवयवी कण होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका अवयवी कण है तो निश्चित क्रम में नहीं है। पहले देखिए 3 रेड से आ गए, फिर 2 ब्लैक, फिर एक रेड, फिर एक ब्लैक, फिर एक ब्लैक, फिर 2 रेड, फिर एक ब्लैक, फिर 2 रेड, फिर एक ब्लैक, फिर 2 ब्लैक, फिर एक रेड, ऐसे करके, मतलब कि ये व्यवस्था में इनकी सही नहीं है। ये लघु प्रासी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये लघु प्रासी होते हैं, यानी कि इनकी व्यवस्था बहुत आगे लंबे समय तक नहीं चलती है। क्या होते हैं ये, इनके अंदर देख सकते हैं कि जिनका इनका अवयवी कण होते हैं निश्चित क्रम में नहीं होते तथा इनके अवयवी कण लघु प्रास व्यवस्था में रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कांच, रबड़ और प्लास्टिक को देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं और लगातार इनकी जो
क्या कहते हैं व्यवस्था होती है वो दीर्घपरासी होती है, यानी कि एक जैसे बढ़ते चले जाते हैं। और वहीं पे अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो उनकी जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो लघुपरासी होती है ये, यानी कि ये क्या कहते हैं एक नियमित और निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। इनका कोई भी कणु कहीं भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेड और 2 ब्लैक, फिर उसके बाद एक रेड फिर एक ब्लैक, ऐसा करके मतलब ये निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। कहने का मतलब बस यही है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के हम लोग उपयोग को देखेंगे। उसके बाद फिर क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे, ताकि ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में जो चीज़ें होंगी उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ आई हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही में हम लोग को बताएं कि आपको नोट्स चाहिए इसका, तो कमेंट बॉक्स जरूर आप ही के लिए, आप उसमें बताएं आपको कि चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। दोस्तों इसी से वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।